नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम पेपर थर्ड की यूनिट 6 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यूनिट 6 का सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को कैसे तैयार करना चाहिए, तैयारी के समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस पर फोकस करना है, इस पर हम पहले ही बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए सबसे पहले आप सिलेबस ब्रेकडाउन वाला लेक्चर देख लें और समझ लें कि इस यूनिट में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राइट। साथ ही साथ पेपर सेकंड के पार्ट बी की यूनिट 5 को भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हेल्थ या स्वास्थ्य से संबंधित बेसिक्स को एवं महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, राइट। इस लेक्चर में हम रोग एवं उनकी रोकथाम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य से। देखिए, स्वास्थ्य मानव जीवन की अमूल्य निधि होती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मानव जीवन का पहला सुख भी माना जाता है। प्रथम सुख निरोगी काया। यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वह अपने जीवन का आनंद उठा पाएगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति रोगी है या उसको कई बीमारियां हैं तो न केवल उसको शारीरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उसको कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ जाएंगी। इसीलिए व्यक्ति का स्वास्थ्य होना अति अनिवार्य है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति स्वस्थ है या स्वस्थ रहेगा, ये उस व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि हम शारीरिक साफ सफाई, हमारे वातावरण की साफ सफाई एवं रोगों से बचने का प्रयास करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो बरकरार रखेगा, परंतु यदि लापरवाही बरती जाएगी तो उससे कई प्रकार के रोग होने की संभावनाएं भी होती हैं। अर्थात हमारे मानव जीवन की जो अमूल्य निधि है स्वास्थ्य, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी नहीं है या उसको कोई भी बीमारी नहीं है, साथ ही साथ वह शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त है, उसको किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है, वह पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य कर सकता है, राइट, और अच्छे से मन लगाकर कार्य कर सकता है, तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य माना जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से तात्पर्य, राइट, स्वास्थ्य से तात्पर्य आरोग्यता एवं कमजोरी की अनुपस्थिति से होता है। परंतु यह स्वास्थ्य की परिभाषा संकीर्ण परिभाषा है या यह जो है संकीर्ण अवधारणा है। स्वास्थ्य को व्यापक रूप से हम आयुर्वेद की परिभाषा से या WHO की परिभाषा से भी समझ सकते हैं, राइट। तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को निम्न तरीके से जो है परिभाषित किया गया है, और ये जो है आप याद रखें, बहुत अच्छे से श्लोक है, राइट। तो आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें, देखिए, समदोषा समअग्निश्चः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत भी धीयते। अर्थात क्या हुआ? समदोषा, जिस व्यक्ति के दोष समान हो। अब यहाँ पर समान से तात्पर्य है संतुलन में हो, ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। तो जिस व्यक्ति के तीनों दोष वात, कफ और पित्त, राइट, तो वात, कफ और पित्त, यदि किसी व्यक्ति के ये तीनों दोष संतुलन की अवस्था में है, साथ ही साथ उसकी अग्नि भी समावस्था में है, सात धातुएं भी संतुलन की अवस्था में है, मल भी संतुलन की अवस्था में है, शरीर की सभी क्रियाएं समान रूप से कार्यरत हैं। इसके साथ साथ यदि उस व्यक्ति का मन भी जो है, राइट, मन कैसा है? प्रसन्न है, उसकी इंद्रियां भी कैसी हैं? प्रसन्न है, और उसकी आत्मा भी प्रसन्न हो, तो वह मनुष्य जो है वो स्वस्थ कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से आयुर्वेद में कहा गया है सम दोषः सम अग्निश्चः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मनः स्वास्थ्य इत भी धीयते, राइट। तो ये जो परिभाषा है ये आयुर्वेद के अनुसार है, राइट। और 1948 में स्वास्थ्य को WHO ने भी जो है व्यापक रूप से परिभाषित किया है। WHO के अनुसार दैहिक रूप से, अर्थात शरीर के आधार पर, राइट, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तो दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से
पूर्ण स्वस्थ होना, या फिर हम ये कहें कि समस्या विहीन होना ही क्या है, स्वस्थ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को दैहिक या शारीरिक रूप से कोई भी समस्या नहीं है, राइट, वह पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य कर पाता है, राइट, सभी कार्यों को कार्य कर पाता है और उसको दैहिक या शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है, या फिर मानसिक रूप से भी कोई समस्या नहीं है और सामाजिक रूप से भी कोई समस्या नहीं है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। अर्थात दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही उसका स्वास्थ्य कहते हैं, ना कि केवल बीमारी और कमजोरी की अनुपस्थिति को। तो यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है और उसको कमजोरी नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ कब है कि यदि कोई व्यक्ति, राइट, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छी होने की स्थिति है तो वही व्यक्ति स्वस्थ है, राइट। अर्थात व्यक्ति का दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वस्थ कहलाता है, ना कि बीमारी की अनुपस्थिति और ना ही कमजोरी की अनुपस्थिति को, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जो है सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है या बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है जीवन में आने वाली सभी शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक क्या है, सक्षमता से है, राइट। यदि कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ है तो उसमें निम्नलिखित जो है गुण होते हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ है या यदि किसी व्यक्ति में रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, तो उस व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, तो जब लोग या जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है या जब लोग स्वस्थ होते हैं तो उनकी ये विशेषताएं होती हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तो वो काम करने में अधिक सक्षम होते हैं या फिर काम को पूरी क्षमता से या पूरी ऊर्जा से करते हैं। साथ ही साथ लोगों की जो उत्पादकता होती है वह भी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि वह काम करते समय अपना जितना भी बेस्ट है, वेस्ट से वेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर व्यक्ति जो है, यदि व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा से कार्य करेगा, उसकी उत्पादकता अधिक होगी, वह काम करने में अधिक सक्षम होगा, तो उससे आर्थिक संपन्नता भी बढ़ती है, राइट। वह अधिक कार्य करेगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी, साथ ही साथ उसका आयु काल भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि विभिन्न रोगों की वजह से, रोगों की उपस्थिति की वजह से व्यक्ति का आयु काल धीरे धीरे घटता है। साथ ही साथ इससे शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में भी क्या होती है, कमी होती है। तो जब लोग स्वस्थ होते हैं तो हम सामान्य रूप से इन विशेषताओं से जो है सांकेतिक रूप से उस व्यक्ति की स्थिति को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य चीज ये है, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, राइट। और साथ ही साथ दरअसल हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो संक्रामक रोग एवं उनकी क्या है, रोकथाम है। तो रोगों की रोकथाम के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो रोगों की रोकथाम के लिए यही बातें क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोगों को कैसे रोका जा सकता है, या रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से संभव है, या फिर जो है शारीरिक स्वस्थता की स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है, या फिर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न बिंदु आवश्यक होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, संतुलित आहार हो जाएगा, राइट। हम पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से,
खरवों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर खरवों कोशिकाओं से मिलकर बना है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन जो है करोड़ों कोशिकाएं भी निर्मित होती हैं जो कि अलग अलग कार्यों को संपन्न करती हैं, और उन कोशिकाओं को अपने कार्यों को संपादित करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और यदि शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो इससे कई प्रकार की बीमारियां होंगी। तो संतुलित आहार को भी हम जो है हमारी यूनिट 3 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ उसे व्यक्तिगत जो है स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, और विशेषकर स्वास्थ्य जो संक्रामक रोग हैं उनसे बचने के लिए तो जो है व्यक्तिगत स्वच्छता है वो बहुत ही अनिवार्य है, राइट। कोरोना काल में अगर आप भीड़ भाड़ के क्षेत्र में किसी भी वस्तु को छू लेंगे, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, तो उससे कई जो सूक्ष्म जीव हैं वो कई प्रकार से या कई माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए दैनिक रूप से जो है आपको आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली चीज, स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। उसके साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए ताकि सूक्ष्म जीव जो है वो आपके शरीर में प्रवेश ना करें, राइट। साथ ही समय समय पर आपके जो बाल हैं, नाखून हैं, इनको भी काटते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो नाखूनों के माध्यम से ही जो कई कीटाणु हैं वो हमारे भोजन के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, या फिर कई सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे बालों के माध्यम से भी जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमें नियमित जो है वो व्यायाम भी करना चाहिए, राइट। संतुलित आहार में हमने समझा था कि कोई व्यक्ति यदि आवश्यकता से अधिक भोजन करेगा तो उसका वजन बढ़ेगा, उसका मोटापे का शिकार हो जाएगा और उससे संबंधित कई बीमारियां भी हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारी शरीर की सभी अंगों की तथा कोशिकाओं के संचालन के लिए व्यायाम बहुत ही क्या होता है, अनिवार्य होता है। इससे हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होते हैं, ऊतक होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, राइट, जब हम जो कसरत करते हैं तो वो ढीले हो जाते हैं और हमारा शरीर बगैर किसी जो है समस्या के आसानी से हम सभी गतिविधियों को संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं, राइट, उदाहरण के तौर पर कोरोना का ही ले लें, राइट, या पोलियो का ले लें, या फिर कोई सी भी बीमारी ले लें, तो जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं जो कि संक्रमण से फैलती हैं उनसे बचाव के लिए समय समय पर जो है टीकाकरण को अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ हमारे घर में या हमारे आसपास वातावरण में, हमारे कार्यालय में जो भी अपशिष्ट हैं, राइट, चाहे वो सूखा कचरा हो या गीला कचरा हो या फिर किसी भी प्रकार का वेस्ट हो, उसका समुचित क्या करना चाहिए, निपटान करना चाहिए। क्योंकि जो कचरा रहता है या जो प्रदूषण होता है वह कई सूक्ष्म जीवों का घर होता है, और अगर वे सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर जाएंगे तो कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों को फैलाते हैं। वहीं जो रोग वाहकों का भी नियंत्रण होना चाहिए, और ये जो बातें हैं अगर हम देखें तो जो रोग वाहक हैं, रोग वाहकों या वेक्टर्स का जो है नियंत्रण, ये आपका घरेलू स्तर पर भी होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सामुदायिक स्तर पर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा, अगर हम देखें तो राज्य स्तर भी हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर भी हो जाएगा। कहने की तात्पर्य है कि घरेलू स्तर पर भी कई जो वेक्टर्स हैं, राइट, उनका नियंत्रण हमको करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कई मौसमी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया हो जाएगा, राइट, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। कई संक्रामक जो बीमारियां हैं वो मक्खियों के माध्यम से, मच्छरों के माध्यम से या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो है फैलती हैं। इसीलिए अगर हम घरेलू स्तर पर हमारी सभी खिड़कियों को बारीक जो जाली है, राइट, सभी जो जितने भी खिड़कियां हैं या जो जितने भी छोटी विंडो हैं, अगर उन पर हम बारीक तारों की जाली लगा देंगे तो उससे
मच्छर या जो मक्खियां हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और उससे जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो कि रोगों को फैला सकते हैं उनका नाश हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे घर में जो भी गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उसका भी हम निपटान कर देंगे तो घरेलू स्तर पर जो रोग वाहक हैं या सूक्ष्म जीव हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा। सामुदायिक स्तर पर जो है सामुदायिक स्तर पर बरसात के समय पर जो भी गड्ढे हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जहाँ पर गीला कचरा पड़ा हुआ है, उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना चाहिए या उसको डिस्पोज कर देना चाहिए ताकि जो मच्छरों का लार्वा है वो जल के कुंडों में पनप ना सके और साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि भी ना हो सके। राइट। राज्य स्तर पर भी जो है कई जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर ये जो दोनों पॉइंट हैं ये अगर हम देखें तो ये महामारी के उद्देश्य से जो है, अब यहां से देखिए हमारे जो मुख्य परीक्षा है उसमें कई ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 11 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अगर 11 नंबर के लिए उत्तर लिख रहे हैं तो इनके बारे में तो हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो जैसे अगर हमको कोई भी महामारी को रोकना है, भाई अगर कोई भी संक्रामक बीमारी है जो कि महामारी बन चुकी है, जैसे कोरोना हो चुकी है, तो उसके लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो हमको कई प्रकार के नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होती है या फिर रोग वाहकों के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जैसे राज्य स्तर पर कोई संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित वस्तु या संक्रमित सामग्री एक राज्य से दूसरे राज्य में ना जा पाए, इसके लिए अच्छे से उसकी एक तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग हो या फिर उसका सैनिटाइजेशन होना चाहिए। राइट। वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी अन्य राष्ट्र से कोई भी संक्रमित व्यक्ति हमारे देश में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए जो समुद्री जहाज हैं या एयरपोर्ट है वहाँ पर भी थर्मल स्क्रीनिंग होना चाहिए। जो भी वस्तुएं हम बाहर से आयात या निर्यात कर रहे हैं वो भी सैनिटाइज्ड होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि जो रोग वाहक हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनसे नियंत्रण के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ कई बीमारियां जो हैं वो पानी की वजह से फैलती हैं, तो जो खाने एवं पीने के जो जितने भी संसाधन हैं उनका स्वच्छता से रखरखाव होना चाहिए। किसी भी पेय स्रोत हो जाएगा, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े सिटियों में तो वाटर की जो सप्लाई होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में कुआं है, नलकूप है, बावड़ी है या फिर जो सामुदायिक नल होता है उसके माध्यम से जो है जल को ग्रहण किया जाता है। तो जो भी जल का स्रोत है उसका स्वच्छता से रखरखाव होना चाहिए और विशेषकर जो खुले जल स्रोत हैं जैसे तालाब है, नदी है, इन जल स्रोतों के आसपास अगर कोई गंदगी रहेगी तो उससे हो सकता है कि कई सूक्ष्मजीव जल के माध्यम से उन क्षेत्रों के लोगों में कई प्रकार की बीमारियां फैलाएं। साथ ही साथ रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर, राइट, विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जो है उनको जागरूकता भी होनी चाहिए। तो कोई भी रोग है वह शरीर के विभिन्न प्रकारों को कैसे प्रभावित करता है इसकी जानकारी भी होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो कोरोना के बारे में क्यों मोबाइल के फ़ोन में रिंगटोन होती है कि हल्की खांसी, सूखी खांसी या जुकाम के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप इसको जो है जांच करा लें। उसके दो फायदे, एक तो आपको भी समय रहते इलाज मिल जाएगा और दूसरी चीज़ आप अनजाने में उस रोग को फैलाने से भी रोक सकते हैं। इसीलिए कोई भी बीमारी है वो हमारे शरीर के किन अंगों को प्रभावित करती है इसकी जागरूकता अगर हम लोगों में फैलाएंगे तो जागरूक व्यक्ति को जैसे ही हल्के फुल्के लक्षण भी लगेंगे वह जांच करवाएगा, वह अपने स्वास्थ्य को महत्व दे सकता है। साथ ही साथ अगर कोई संक्रामक बीमारी से वो ग्रस्त है तो वह उस बीमारी को फैलने से भी रोक सकता है। राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश है इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। राइट। अब हम यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के कारकों को समझते हैं। देखिए, अगर एक तरीके से अगर हम ये कहें कि स्वास्थ्य के कारक या हम ये कहें कि रोग किस तरीके से फैलते हैं, तो अगर हम देखें तो यहां से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है और वो प्रश्न ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है क्यों, या फिर
सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन कारणों से व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है, राइट। या फिर पूछा जा सकता है कि बीमारी के क्या क्या कारण होते हैं। हम यहाँ पर जो है संक्रामक बीमारी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल सभी प्रकार के रोगों की या सभी प्रकार की व्याधियों की, सभी प्रकार की बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वस्थ रहने के कारक कौन कौन से होते हैं, या फिर रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, या कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त कैसे होता है, समझाइए, राइट। तो कोई भी व्यक्ति रोगग्रस्त कैसे होता है या रोगों का विस्तार किस तरीके से होता है, उनको हम इन 3 बिंदुओं से या इन 3 कारकों से समझ सकते हैं। तो स्वास्थ्य जो है इन कारकों से प्रभावित होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, आनुवांशिक विकार हो जाएगा या जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है बीमार है या उसको कोई रोग है, तो हो सकता है कि यह रोग जो है उसका जन्मजात हो, अर्थात वे समस्याएं या वे रोग जो कि जन्म से ही उसके शरीर में मौजूद हैं एवं जो है आनुवांशिक रूप से उसमें वो समस्या या वो रोग हैं, राइट, जिनको लेकर बच्चे ने जन्म लिया है या जो अपूर्णताएं जो है बच्चे में उपस्थित है, राइट। तो आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर या जन्मजात भी जो है कई बीमारियां किसी भी व्यक्ति में हो सकती हैं, राइट। शारीरिक अपूर्णता हो सकती है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, राइट। तो कई बीमारियां हैं जो कि एक रोगी व्यक्ति से या रोगग्रस्त व्यक्ति से कई वाहकों के माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाती हैं। तो संक्रमण के माध्यम से भी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है। और तीसरा कारण हो जाएगा यहाँ पर हमारी जीवन शैली। तो कोई भी व्यक्ति इन 3 तरीकों से ही जो है रोगग्रस्त हो सकता है, या तो वो जन्मजात या आनुवांशिक रूप से जन्मजात उसमें जो है बीमारियां जन्मजात है, या फिर संक्रमण के माध्यम से उसमें बीमारियां हुई हैं, या फिर उसकी जीवन शैली ऐसी है जिसकी वजह से वह रोगग्रस्त हो सकता है। जैसे जीवन शैली में वह व्यक्ति क्या खाता है, राइट, कितनी मात्रा में जल का सेवन करता है, वह व्यायाम करता है कि नहीं करता है, वह किस स्थिति में रहता है, उसका जो है पोषण किस तरीके का है, राइट, उसकी आदतें कैसी हैं, राइट, इन सब पर भी जो है रोग निर्भर करते हैं। यदि उसकी जीवन शैली अच्छी नहीं होगी तब भी वह जो है रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इन 3 तरीके से, राइट, या तो व्यक्ति आनुवांशिक विकार या जन्मजात जो है बीमार हो सकता है, या संक्रमण के कारण उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, वो रोगग्रस्त हो सकता है, या फिर जो है उसकी जीवन शैली ऐसी है जिसकी वजह से उसको रोग हो सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर रोग के बारे में समझते हैं, राइट। और यहाँ से भी जो है 5 नंबर का या 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रोग की परिभाषाएं देखेंगे, जो कि हो सकता है 3 नंबर में जो है रोग की परिभाषा पूछ ली जाए, या 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोग क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं रोग क्या होता है। देखिए, जब शरीर के एक या एक से अधिक अंग, राइट, जिनको हमने पहले ही यूनिट 3 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो जब मानव शरीर के एक या एक से अधिक अंग या फिर अंग तंत्र या फिर मानव शरीर के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न जो है चिन्ह उत्पन्न होते हैं या लक्षण प्रकट होते हैं, तो उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर जैसे आपके जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, राइट, तो अगर आपका फेफड़ा जो है फेफड़े के प्रकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, राइट, या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो जो एक तरीके से सामान्य ताप है उससे बहुत ज़्यादा है, राइट, और उसकी वजह से जो भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जैसे आपका नाड़ी धीमी चलना,
राइट, नाड़ी धीमी चलना हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होना हो जाएगा, डाइजेशन का बिगड़ना हो जाएगा, राइट। ये कई जो है चिन्ह उत्पन्न होते हैं, कई बीमारियां होती हैं जिसमें नाखून पीले हो जाते हैं, जैसे जब जॉइंटिस होता है तो आपकी आंखों का जो कलर है वो हल्का सा पीला हो जाता है, राइट। या कई बीमारियों पर जो है शरीर पर कई प्रकार के चकत्ते आ जाते हैं, चिन्ह आ जाते हैं, राइट। तो उसको ही क्या कहा गया है, रोग कहा गया है। तो सीधा हम यहाँ पर जो है ऑथेंटिक परिभाषा लिख सकते हैं कि देखिए, जब शरीर के एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह या विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, अर्थात तो उसे रोग हो गया है। या फिर जो है रोग की हम सीधी परिभाषा लिख सकते हैं कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार के विकार को ही रोग या बीमारी कहते हैं, राइट। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार के विकार को रोग या बीमारी कहते हैं, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग या बीमारी कहलाता है, राइट। अब यहाँ पर रोग से संबंधित एक कीटाणु सिद्धांत है, और चूंकि जो संक्रामक रोग है, अगर संक्रामक रोग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो उसके लिए तो कीटाणु जो सिद्धांत है वो मस्ट ही है, राइट। अगर हम देखें तो एक व्यक्ति का जो शरीर है वो कई कारणों से रोगग्रस्त हो सकता है, परंतु रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर व्यक्ति के बीमार होने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसको कीटाणु सिद्धांत कहा जाता है। अब कीटाणु सिद्धांत क्या है, राइट। कीटाणु सिद्धांत ये है कि रॉबर्ट कोच के अनुसार रोग अनेक सूक्ष्म जीवों या हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कवक, बैक्टीरिया, राइट, वायरस हो जाएंगे, इनसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो मानव शरीर में रोग अनेक सूक्ष्म जीवों या हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पशुओं में होने वाला जो एंथ्रेक्स रोग है वो जीवाणु एंथ्रेक्स के कारण होता है, और इस आधार पर उन्होंने साबित किया कि जो अनेक रोग हैं वो अनेक सूक्ष्म जीवों एवं हानिकारक पदार्थों से ही उत्पन्न होते हैं, और उनकी इसी विचारधारा को रोग का कीटाणु सिद्धांत कहा गया। तो यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोग का कीटाणु सिद्धांत क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो राइट, तो रोग के कीटाणु सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट कोच ने किया था। सीधा सा प्रतिपादन है कि रॉबर्ट कोच के अनुसार रोग अनेक सूक्ष्म जीवों तथा हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एंथ्रेक्स जो है एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है, और भी कई रोग हैं जिनकी हम एक लंबी लिस्ट पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को भी समझ लेते हैं कि आखिरकार इन शब्दावलियों का तात्पर्य क्या होता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोग जनक किसे कहते हैं या पैथोजन किसे कहते हैं, राइट। अगर हम देखें तो जैसे हम बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो हमने देखा था जब हमने यूनिट 3 पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सूक्ष्म जीवों की जो है, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, और नो डाउट सूक्ष्म जीवों से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, पर सूक्ष्म जीवों के कई फायदे भी होते हैं, राइट। और सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है इसको हमने जैविक कृषि में पढ़ा था, राइट। तो कहने का मतलब ये कि सभी सूक्ष्म जीव जो है वो जो है बीमारियों को नहीं फैलाते, साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारी प्रकृति के लिए वरदान है, राइट। प्रकृति के लिए वरदान है या मनुष्य जाति के लिए वरदान है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, प्रकृति के लिए वरदान होते हैं, जो कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या फिर जो प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वो लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परंतु अगर हम ये कहें कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि बीमारियों को फैलाते हैं तो उनको ही क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है या रोगजनक कहा जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि अनेक जीव या अनेक जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि इत्यादि जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, राइट, उनको ही क्या कहा जाता है, रोगजनक या पैथोजन कहा जाता है। तो बिल्कुल
बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। अनेक जीव, राइट, अनेक जीव जो कि मनुष्य या जानवरों में किसी भी प्रकार की बीमारी को फैलाते हैं या बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन जीवों को ही क्या कहा जाता है, रोगजनक या पैथोजेंस कहा जाता है। और जो अधिकांश पैथोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, क्योंकि ये परपोषी या होस्ट के भीतर या उसके ऊपर निवास करते हैं और साथ ही साथ उससे पोषण प्राप्त करते हैं या फिर उससे जीवन यापन करते हैं और उस होस्ट को क्या करते हैं, क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं। तो अधिकांश रोगजनक या जो पैथोजन है ये परजीवी या पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट जिसके ऊपर ये अंदर या उसके शरीर के ऊपर निवास करते हैं एवं उसको नुकसान एवं क्षति पहुंचाते हैं। अर्थात ये जो रोगजनक है, ये पैथोजन है, राइट, ये रोगजनक जो सूक्ष्म जीव है, ये रोगजनक जैसे ही किसी होस्ट की बॉडी में प्रवेश करते हैं वैसे ही उसकी बॉडी में प्रवेश करते हुए ही अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि करते हैं कि उस होस्ट के जो भी कोशिकाएं होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वो होस्ट, चाहे वो कोई जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, वह कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है एवं उसकी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उसमें बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप उसकी आकृतिक, या तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है या उसकी प्रकार्यात्मक जो है क्षति होती है। तो जो रोगजनक हैं ये पैथोजेंस हैं, जैसे ही होस्ट या परपोषी के शरीर में प्रवेश करते हैं अपनी संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ जो परपोषी है या होस्ट है उसकी कोशिकाओं में कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या उसके प्रकार्यात्मक क्या जो है आवश्यक क्रियाओं में बाधा डालते हैं, जिससे या तो जो पैथोजन है, होस्ट है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है या फिर प्रकार्यात्मक क्षति होती है। उन्हें क्या कहा जाता है, रोगजनक कहा जाता है या पैथोजन कहा जाता है। और पैथोजन के उदाहरण हो जाएंगे जीवाणु, विषाणु, कवक हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, कृमि इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर जो है कोई भी बीमारी कितने क्षेत्र में फैली हुई है इसके आधार पर रोगों को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से यहाँ पर बांट सकते हैं। और चूंकि कोरोना एक महामारी है इसीलिए यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर एंडेमिक रोग हो जाएगा। एंडेमिक रोग क्या होता है कि देखिए, जब कोई रोग, राइट, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या में ही विद्यमान होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, एंडेमिक रोग कहते हैं, राइट। अर्थात वह रोग उस क्षेत्र से निकलकर या उसका संक्रमण किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं हो पाता है तो उसको ही एंडेमिक रोग कहते हैं। जैसे अगर आप समझें तो कोरोना जो बीमारी है, कोरोना बीमारी सबसे पहले चीन में एंडेमिक थी, राइट, अर्थात चीन से उसका शुरुआत हुई, परंतु किसी भी वजह से वो चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में तेजी से फैली तो वो एपिडेमिक के रोग में आ गए और जब उसका संक्रमण पूरी दुनिया में हुआ तो WHO ने उसको पैंडेमिक घोषित कर दिया। और जैसे जैसे जिन जिन देशों में हर्ड इम्यूनिटी होती जा रही है उन देशों में ये बीमारी जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, अर्थात फिर से एंडेमिक की स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर एंडेमिक की सीधी सी परिभाषा है जो हम लिख सकते हैं 3 नंबर में, वो ये है कि देखिए, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या में विद्यमान रहता है तो उसे ही क्या कहते हैं, एंडेमिक रोग कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पीलिया है, चेचक है इत्यादि की जो बीमारियां हैं वो दुनिया के कुछ देशों में जो है अभी भी एंडेमिक बनी हुई है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो हमारा देश जो है वर्तमान समय में पोलियो से मुक्त हो चुका है, नहीं तो पहले जो पोलियो था वो भारत में एंडेमिक रोग के तौर पर था, राइट। तो ऐसे रोग जो किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या में विद्यमान करते हैं उसको एंडेमिक रोग कहते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा एपिडेमिक रोग हो जाएगा। तो जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में, यहाँ पर सब ध्यान दें, कम समय में बड़ी तेजी के साथ में फैलता है। तो जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है तो उस रोग को ही एपिडेमिक रोग कहते हैं। जैसे जो कोरोना की वेव आती है तो उनको हम एपिडेमिक रोग कहते हैं। फिर हो जाएगा पेंडेमिक।
तो जब कोई रोग किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में बहुत ही तेजी से फैलता है और अगर उसका विस्तार संपूर्ण विश्व में हो जाए, अर्थात कोई भी मानवीय रोग विश्व के अधिक से अधिक देशों में या बड़े भूभाग पर जब फैल जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, पेंडेमिक कहा जाता है। राइट। अब जो है हम यहाँ पर रोग के जो जितने भी प्रकार हैं उनको हम यहाँ पर A to Z पढ़ेंगे। राइट। तो अभी हमने जो है डिसीज की परिभाषा पढ़ी थी या रोग की परिभाषा पढ़ी थी। रोगों को हम मुख्य रूप से दो प्रकार में जो है बांट सकते हैं। तो रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा जन्मजात रोग और दूसरा हो जाएगा उपार्जित रोग हो जाएगा। राइट। अब जो जन्मजात रोग होते हैं, जन्मजात रोग में आनुवांशिक रोग आ जाएंगे, शारीरिक अपूर्णता आ जाएंगी और हृदय रोग आ जाएगा। तो रोग का एक प्रकार जो है वो होता है जन्मजात, वहीं रोग का दूसरा प्रकार होता है उपार्जित, अर्थात ऐसे रोग जिन्हें मनुष्य ने अपने जीवन काल में अर्जित किया है। राइट। तो वो उपार्जित रोग हो जाएंगे। उपार्जित रोगों में पहला प्रकार हो जाएगा संक्रामक रोग और दूसरे हो जाएंगे गैर संक्रामक रोग। अब जो संक्रामक रोग हैं वो फिर जीवाणु से फैलने वाले, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या अन्य पैथोजन से जो है स्प्रेड होने वाले संक्रामक रोग हो जाएंगे। राइट। वहीं नॉन कम्युनिकेबल या गैर संक्रामक जो बीमारियां हैं उनमें हीनता जन्य रोग आ जाएंगी या फिर जो जीवन शैली पर आधारित कई प्रकार की बीमारियां हैं वो सम्मिलित हो जाएंगी। क्लियर। तो अब यहां से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोग किसे कहते हैं, रोग के प्रकारों को समझाइए, या फिर बीमारी या व्याधि किसे कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की व्याधियों को समझाइए। राइट। या रोग वाहक क्या होता है और किस तरीके से विभिन्न रोग वाहक जो है बीमारियों को फैलाते हैं। इस तरीके से कई प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि जन्मजात रोग किसे कहा जाता है, या जन्मजात बीमारियां क्या होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या फिर उपार्जित रोग किसे कहा जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। या संक्रामक रोग किन्हें कहा जाता है। इस तरीके के कई प्रश्न जो है वो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रोगों का जो पहला प्रकार है उसको पढ़ते हैं और वो हो जाएगा जन्मजात रोग, या जिनको कहा जाता है कॉन्गेनिटल डिसीजेस कहा जाता है। राइट। तो कॉन्गेनिटल जो डिसीजेज है उनकी सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, जन्मजात अर्थात ऐसे रोग जो गर्भ अवस्था से ही या फिर जन्म के समय से ही जीवों के शरीर में विद्यमान होते हैं उनको ही जन्मजात रोग या कॉन्जेनिटल डिसीजेस कहा जाता है। तो वे रोग जो गर्भावस्था या जन्म के समय से ही जीवों के शरीर में विद्यमान होते हैं उनको ही जन्मजात डिसीजेस कहा जाता है। और जो जन्मजात रोग होते हैं ये कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा गर्भ अवस्था के समय पर चोट लगना, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से या किसी कारण से अगर गर्भ अवस्था के समय पर चोट लगती है तो उससे जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके शरीर पर कई प्रकार की बीमारियां या कई प्रकार के अंगों की जो कार्यप्रणाली वो प्रभावित हो सकती है। या फिर गुणसूत्रों में असामान्यता जो है असामान्यता हो सकती है जिससे गुणसूत्रों में विकृति के कारण बीमारियां हो सकती हैं, आनुवांशिकता के कारण बीमारियां हो सकती हैं। राइट। या फिर शारीरिक क्या हो जाएगी, अपूर्णता हो जाएगी। राइट। तो जो जन्मजात रोग होते हैं ये अनेक कारणों से हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण हो जाएगा गर्भ अवस्था के समय चोट लगना, फिर जो है गुणसूत्रों में असामान्यता, आनुवांशिक रोग हो जाएंगे, या शारीरिक अपूर्णता आदि के कारण जन्मजात रोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, एक आनुवांशिक विकार हो जाएगा, हृदय के विकार हो जाएंगे या वर्णांधता इत्यादि। क्लियर। अब दूसरा हो जाएंगे यहाँ पर एक्वायर्ड डिसीजेज या उपार्जित रोग। तो सीधी सी बात है, ऐसे रोग जो गर्भ अवस्था के समय से या फिर जन्म से ही जीव के शरीर में विद्यमान नहीं होते हैं बल्कि जन्म के पश्चात जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको ही उपार्जित रोग कहते हैं। और उपार्जित रोग को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा असंक्रामक रोग, राइट, और दूसरा हो जाएगा संक्रामक
रोग। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर असंक्रामक रोग। और ध्यान रखें मुख्य परीक्षा में इनके जो अन्य नाम है जैसे असंचरणीय रोग, संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग, राइट, या फिर सीधा सीधा आपको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, राइट। तो इस तरीके से तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब हम समझते हैं असंक्रामक रोग, असंचरणीय रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, राइट। तो क्या होते हैं, देखिए ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति अर्थात रोगी से किसी स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं किसी भी प्रकार से, तो उन्हें ही असंचरणीय असंक्रामक रोग कहा जाता है। तो जो रोग संक्रमित व्यक्ति या रोगी के शरीर से किसी स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी प्रकार से स्थानांतरित नहीं होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, असंक्रामक रोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग क्या हो जाएंगे इत्यादि। अब जो असंक्रामक रोग होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो असंक्रामक रोगों का पहला प्रकार का हो जाएगा हांसित रोग या डिजेनरेटिव क्या हो जाएगा, डिसीजेज हो जाएगा। तो हांसरित रोग क्या होते हैं, देखिए हांसरित रोग वे रोग होते हैं जो विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं, राइट। तो ऐसे रोग जो विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से या क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न होते हैं उनको हांसरित रोग कहते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के हृदय रोग हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा हीनता जन्य रोग, जिनको हमने प्रोटीन के चैप्टर में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, विटामिन एवं हीनता जन्य रोगों में, राइट। तो हीनता जन्य रोग वे रोग होते हैं जो कि पोषक पदार्थों की कमी से उत्पन्न होते हैं, उनको ही हीनता जन्य रोग कहते हैं। जैसे रिकेट्स हो जाएगा, मरासमस हो जाएगा, पेलेग्रा हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा प्रत्युर्जता रोग या एलर्जी रोग। देखिए ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति में किसी पदार्थ के प्रति असंवेदनशीलता के कारण होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को किसी भी पदार्थ से, धूल से, फूल की खुशबू से या किसी से भी अगर एलर्जी होती है तो वो उस एलर्जी के कारण ही उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे रोग जो किसी पदार्थ के प्रति असंवेदनशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं उसको ही प्रत्युर्जता या एलर्जी रोग कहा जाता है, राइट। फिर कैंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति के शरीर में अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होते हैं उन रोगों को ही कैंसर रोग कहा जाता है। और कैंसर रोग भी फिर कई प्रकार के होते हैं जिनको हम आगे जाकर समझेंगे। फिर हो जाएगा आनुवांशिक रोग हो जाएगा। ऐसे रोग जो आनुवांशिक कारकों के कारण प्रभावित होते हैं उनको ही आनुवांशिक रोग कहा जाता है। जैसे वर्णांधता हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, राइट। अब जो दूसरा प्रकार है संक्रामक बीमारियां या संक्रामक रोग या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेबल क्या हो जाएगा, डिसीजेज हो जाएगा। तो देखिए संक्रामक बीमारियां ऐसी बीमारियां जो एक संक्रमित व्यक्ति या रोगी व्यक्ति के शरीर से किसी भी माध्यम से किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं या जिनका स्थानांतरण, राइट, ये है स्थानांतरण हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रामक बीमारियां। तो ऐसी बीमारियां जो संक्रमित व्यक्ति या रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाती हैं उनको ही संचरणीय संक्रामक या कम्युनिकेबल डिसीजेस कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना, राइट। और इन रोगों में जो रोग कारक जीव होता है जिसको क्या कहते हैं, पैथोजन। तो संक्रामक बीमारियों में पैथोजन का या रोग कारक जीव का जो संचरण है वो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, राइट, रोग वाहक कीट के माध्यम से या किसी वाहक के माध्यम से या किसी वस्तु के संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से अर्थात संक्रमित व्यक्ति से
स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं तो उन्हें ही संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों या रोगाणुओं या पैथोजेंस के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा जीवाणु, हो जाएगा विषाणु, हो जाएगा कवक, हो जाएगा प्रोटोजोआ, हो जाएंगे इत्यादि। राइट, अब जो है हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से संक्रामक जो जितनी भी बीमारियाँ हैं, राइट, तो एक तो हमने यहाँ पर जो है संक्रामक बीमारियों के बारे में पढ़ लिया, तो 5 नंबर से प्रश्न तो यहीं से पूछा जा सकता है। या फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, इनके संचरण के क्या कारण हैं, राइट, या संक्रामक बीमारियां कैसे फैलती हैं, या संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे प्रवेश कर जाते हैं, या संक्रामक रोग कैसे एक व्यापक क्षेत्र में रोगों को रोगग्रस्त कर लेते हैं, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। संक्रामक रोगों के संचरण के जो कारण हैं उनको हम बिंदुवार तरीके से समझेंगे। और चूंकि कोरोना किस तरीके से फैलता है, इस वजह से आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर जानते होंगे, तो हम यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं। तो संक्रामक रोगों के संचरण का या फैलने का पहला कारण हो जाएगा भोजन के माध्यम से। देखिए, यदि आप किसी भी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, राइट, उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, या अन्य किसी वजह से यदि वह रोगवाहक कीटाणु, राइट, यदि वह रोगवाहक या पैथोजन आपके भोजन में प्रवेश कर जाता है, तो उससे ही संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। कुल मिलाकर बिना जो ढका भोजन होता है, राइट, अगर ढका हुआ भोजन रहेगा तो उसमें मक्खियां या कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो बिना ढका हुआ भोजन होता है वो कई प्रकार के रोगाणुओं के लिए या कई प्रकार के पैथोजेंस जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और यदि वही कंटामिनेटेड फूड को अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको कई प्रकार की जो है कम्युनिकेबल डिसीजेज हो सकती हैं। यही कारण है कि सलाह दी जाती है कि बाजार में जो तला हुआ या जो खुला हुआ भोजन होता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे कई रोगों को फैलने की संभावना होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल में कई सूक्ष्म जीव होते हैं और जल के माध्यम से भी जो है कई बीमारियां फैलती हैं, राइट। कई जो खुले जल क्षेत्र होते हैं जैसे कुआं, तालाब, नदियां, जो हैंडपंप का जल है, राइट, एक तो उनमें कई प्रकार के जो है रोगाणु या जो है पैथोजेंस पहले से ही मौजूद होते हैं, या फिर जो जल है वो किसी एक प्रदूषित क्षेत्र से अगर उसमें किसी भी प्रकार का पैथोजन मिल रहा है तो पानी के माध्यम से भी जो है बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जंगलों में अगर हम इसका उदाहरण लें तो जंगलों में क्या होता है, जैसे अगर हमने मान लिया कि कोई भी एक जो जानवर है वो किसी भी पैथोजन से जो है इन्फेक्टेड हो गया है, अगर वही का वही जो है एनिमल अगर किसी नदी में या किसी तालाब में पानी पीने आता है तो उसके माध्यम से जो पैथोजन है वो इस नदी या तालाब में आ जाएगा, और अगर कोई दूसरा जंतु फिर उसको ग्रहण करेगा तो वही का वही जो पैथोजन है वो अन्य जानवरों में प्रवेश कर जाएगा। इस तरीके से जल के माध्यम से भी अर्थात कुओं, नदियों, राइट, इन जल क्षेत्रों के संक्रमित होने की वजह से भी जो है कई प्रकार के रोग जो है वो फैलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस है, हैजा है, टाइफाइड, ये रोग जो है जल के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं। तीसरा हो जाएगा वायु, और इसका तो आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए, जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है वो खांसता है, सांस लेता है, दूसरों से बात करता है तो उसके मुंह से वायु भी आती है, बलगम भी आती है, राइट, वो छींकता है। इस स्थिति में उसके खांसने से, छींकने से जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उससे रोगाणु या जो पैथोजन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वायु में आ जाते हैं। और आपको पता है कि अगर वायु घनी है तो कई बार तो जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो वायु में ही क्या होते हैं, तैरते हुए रहते हैं, या कई बार किसी वस्तुओं पर गिरकर उन वस्तुओं पर फैल जाते हैं, और अगर आप उन्हीं वस्तुओं को छुएंगे या उसी वायु में अगर आप सांस लेंगे तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है
मास्क है। अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो चाहे जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है या फिर भीड़ भाड़ वाले स्थान है या फिर अगर आप किसी खुले क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वायु में वायु में जो जितने भी पैथोजेंस हैं वो आपके जो है आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी सलाह दी जाती है कि जब संक्रमण फैलता है तो हमको भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है उनसे दूर रहना चाहिए। कम हवादार जो घर है उनमें भी नहीं रहना चाहिए। सिनेमा घर जहाँ पर अधिक संख्या में लोग होते हैं, राइट, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। चौथा क्या हो जाएगा, संपर्क। तो संक्रमित व्यक्ति से या रोगी व्यक्ति से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से भी जो है संक्रमण फैलता है। जैसे प्रत्यक्ष संपर्क तात्पर्य क्या हुआ कि यदि आप संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, उसके साथ में बातचीत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो इस स्थिति में उसके शरीर में जो भी पैथोजन है वो है किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, राइट। तो उसको हम प्रत्यक्ष संपर्क कहेंगे। अब अप्रत्यक्ष संपर्क क्या होता है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी क्षेत्र पे कि कहीं पर भी बैठा है, वह खांसता है, बात करता है या अन्य किसी भी माध्यम से उसका ब्लड गिर जाता है या फिर किसी भी अन्य माध्यम से उसके पैथोजेंस जो हैं वो उसकी वस्तुओं में आकर समाहित हो जाते हैं। अगर आप उस संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं का, उसकी घड़ी का, मोबाइल का, राइट, उसके जो भी उसके पास में सामान है उसका इस्तेमाल करते हैं या वह जिस कुर्सी पर बैठा था, जहाँ पर भी बैठा था, उन वस्तुओं को छूते हैं तो उससे भी पैथोजेंस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष संपर्क कहेंगे। तो इस तरीके से जो है संक्रमण की बीमारियां फैलती हैं। इसी वजह से तो जो है कोरोना महामारी में अगर आप देखेंगे तो जो है लॉकडाउन इम्पोज किए गए थे, और लॉकडाउन इसीलिए इम्पोज किए गए थे ताकि बड़ी जो जनसंख्या है वो संक्रमण के लिए एक्सपोज ना हो। लोग घर पे रहेंगे तो एक तरीके से जो है संक्रमण कम फैलेगा। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं संक्रमण रोगों के रोकथाम के उपाय, और ये 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ से जो प्रश्न है वो आपदा प्रबंधन से कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है, राइट। अगर हम देखें तो जो महामारियां हैं, अब महामारियों का नियंत्रण कैसे किया जाता है वो प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा दिया जाए कि किसी क्षेत्र में महामारी को किस तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो संक्रमण रोगों को रोकने के जो छोटे छोटे तरीके होते हैं, जब हम उनको प्रशासनिक लेवल पर अप्लाई करते हैं तो वही एक तरीके से क्या हो जाएगी, महामारी की रोकथाम हो जाएगी, राइट। और इसके लिए कई एक्ट भी हैं जो आपने आपदा प्रबंधन में पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पर जो संक्रामक रोग हैं उनके रोकथाम के जो सामान्य उपाय हैं उनकी चर्चा करेंगे और कुछ विशिष्ट उपायों की भी चर्चा करेंगे। यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए बड़ी सावधानी से हर एक पॉइंट को आप उल्लिखित करते चले। तो संक्रामक जो रोग है, संक्रामक रोगों के रोकथाम के जो उपाय हैं उनको हम जो है एक एक करके जो है यहाँ पर समझते चलेंगे। सबसे पहला तो यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है तो परिवार में उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट करने से तात्पर्य ये है कि उस रोगी व्यक्ति, राइट, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उस व्यक्ति को अलग कक्ष में उस व्यक्ति को अलग कक्ष प्रदान करना चाहिए, राइट। उस रोगी की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे कपड़े हों चाहे बर्तन हो, वो अलग रखे जाने चाहिए और उसकी जितनी भी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, व्यक्तिगत वस्तुएं, कपड़े, बर्तन अलग रखे जाने चाहिए ताकि अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से वह रोग उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों में ना प्रवेश करे। दूसरा, घर में पानी रोगाणु रहित होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कई बीमारियां, हैजा है, टाइफाइड है, ये अगर जल में जो है पैथोजेंस है तो उसकी वजह से ही फैलता है। तो घर में जो भी पानी है वो रोगाणु रहित होना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी को अगर हम 10 मिनट तक उबाल लें तो उसमें जो भी पैथोजेंस होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ दूध में भी कई प्रकार के पैथोजेंस या फिर एक तरीके से हम कहें कि रोगाणु होते हैं। उन रोगाणुओं की वजह से
भी जो है व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, इसलिए दूध को प्रयोग करने से पहले भी उबाल लें। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कोई गाय संक्रमित है, भैंस संक्रमित है, और उसका अगर दूध को अगर हम बगैर उबाले अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो उससे भी कई प्रकार की जो है बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, राइट, सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं, कटी हुई सब्जियां हैं, फल हैं, उनको ढक कर रखना चाहिए, डस्टबिन में ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि कई जो परजीवी होते हैं वो उन खाद्य पदार्थों पर उत्पन्न हो जाते हैं, और उनसे अगर वो खुले क्षेत्र में रहेंगे तो उनसे कीटाणु आपके जो भी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है या आपके घर का जो वातावरण है उसमें वो आ सकते हैं। साथ ही साथ बाजार से जो कटे हुए फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, और कोई भी वस्तु को ना तो खरीदना चाहिए ना प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कई जो पैथोजेंस है वो उनमें प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही साथ फल और जो भी खाद्य सामग्री है जो भी खुले में रखी हुई है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं, दूध है या पानी रखने हैं, राइट, जिनमें भोजन को रखा जाता है, पानी को रखा जाता है, वो भी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, राइट, उनको भी सबसे पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद में उसको पानी या खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए। फिर खाना पकाने और खाने से पहले जो है हमेशा शौच के बाद में भी हमेशा हमें जो है हमारे साथ धोना चाहिए, और एटलीस्ट कहीं पर भी अगर कहीं पर भी संक्रमण फैला तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी खाने या पीने से पहले आपके हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। साथ ही साथ घर और कार्य करने का जो स्थान है वो हवादार होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर घर या ऑफिस या कोई भी प्रीमाइसेस है, अगर उसमें खिड़कियां नहीं है, अगर उससे जो है वायु का आदान प्रदान नहीं होता है, तो उससे अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति रहेगा तो चूंकि वायु जो है पूरी इसी कमरे में रहेगी, इससे अन्य जो जितने भी मेंबर हैं या कलीग्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही साथ जब महामारी फैली होती है जैसे कोरोना, तो भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है जहाँ पर कई लोग होते हैं वहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी जो दैनिक शारीरिक स्वच्छता है वो भी रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नाखून साफ होना चाहिए, राइट, छोटे रखना चाहिए। वैसे ही बालों को भी नियमित रूप से धोना चाहिए। घर और आसपास के वातावरण को भी साफ रखें ताकि आपके घर में भी जो भी कचरा है वो भी एक तरीके से डस्टबिन में होना चाहिए, और आपके आसपास भी जो है ना तो किसी जल क्षेत्र में अगर कोई कुंडा है तो उसमें ना तो जल को इकट्ठा होने देना चाहिए, ना ही कीचड़ को, ना ही गंदगी को, क्योंकि उसी जो है जल में, कीचड़ में कई प्रकार के जो हैं रोगाणु उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जो नालियां हैं उनको भी साफ सफाई करना चाहिए। जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन पर जाली लगवाना चाहिए ताकि मक्खी, मच्छर जैसे कई जो रोग वाहक जीव होते हैं वो आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, राइट। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, इससे भी कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैला दिए जाते हैं। यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए। साथ ही साथ जो है बात करते समय जो है अपने मुख को ढकना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी संक्रमण को रोकने के ये सबसे जो है सामान्य उपाय हैं, राइट। और भले ही कितनी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो है संक्रामक जो बीमारी है वो आपके घर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भी संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए। और एक तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पर जो है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संक्रमण को रोकने के लिए सामुदायिक स्तर पर कौन से कदम उठाने चाहिए, या फिर संक्रामक रोगों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर या किसी शहर में जो है क्या कदम उठाए जाने चाहिए, राइट। तो सामुदायिक स्तर पर संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि महामारी को कैसे रोका जा सकता है, या फिर किसी क्षेत्र में महामारी के संक्रमण को
कैसे नियंत्रित किया जा सकता है या कैसे उसको फैलने से रोका जा सकता है। ये सभी जो प्रश्न है ये मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर जो है समझते हैं। सबसे पहला तो हो जाएगा जागरूकता। देखिए, किसी भी क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैल रही है और वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, वह कौन से अंगों को प्रभावित करती है, उससे बचने के क्या उपाय होना चाहिए, इसके बारे में जो नियंत्रण है और जो निरोधक उपाय हैं उनकी महत्ता के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ताकि संक्रमण उस क्षेत्र में फैलना रुक जाए। राइट। और ये सरकारें बहुत अच्छे से करती हैं। जैसे ही कोरोना का संक्रमण फैला, आपको टीवी, न्यूज़पेपर हर एक में बहुत अच्छे से बताया गया कि जो है संक्रमण, किसी भी बीमारी का संक्रमण इस वजह से फैलता है, इस बीमारी के लिए हमको ये कार्य करना चाहिए और इन सब जो आदतें हैं या ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसके नियंत्रण या उसके जो निरोधक उपाय हैं उनको क्या करना चाहिए, लोगों को उनकी जानकारी देना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार लोग जो है उन पूरी की पूरी बिंदुओं पर गहराई से विचार नहीं करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कोरोना की वेव आ रही है लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजेशन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, भीड़ भाड़ जानबूझकर जो है भीड़ भाड़ के क्षेत्र में भीड़ भाड़ बढ़ाते हैं और प्रवेश करते हैं। तो पहला तो यही हो जाएगा कि उस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए। दूसरा, सामुदायिक स्तर पर जो भी या जहां से भी जो है संक्रामक बीमारी फैल सकती है, जैसे सामुदायिक स्तर पर अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर कोई सा जल क्षेत्र है, कहीं पर गंदगी इकट्ठी हो रही है या फिर सड़कों पर कूड़ा करकट है, उन सब को एक तरीके से जो जितने भी जल स्रोत हैं उनको क्लोरीनित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जितने भी, मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट इकट्ठे बोल दिए, राइट। तो हमारे आसपास मोहल्ले में जितने भी जल क्षेत्र हैं उनमें प्रदूषित पानी है तो वहाँ पर उन पर जो है मच्छरों के लार्वा या अन्य सूक्ष्म जीव ना पनप पाए, इसके उपाय होना चाहिए। साथ ही साथ जो पेयजल है, पेयजल का जो स्रोत है, कुआं है, नल है, उनको क्लोरीन से जो है उनको कीटाणु मुक्त करना चाहिए। साथ ही साथ समुदाय को तरल अपशिष्टों को निपटाने की विधि, राइट, तरल अपशिष्टों को निपटाने की विधि, वही ठोस अपशिष्टों को निपटाने की विधि, फिर घर की स्वच्छता हो जाएगी, सैनिटरी प्रकार के जो शौचालय का प्रयोग हो जाएंगे, राइट, धुआं रहित चूल्हा बनाने इत्यादि की जो है शिक्षा, जागरूकता प्रदान करनी चाहिए, ताकि उस समुदाय पर, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कोई शहर है या फिर कोई एक बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा गांव है, राइट, तो अगर वहाँ पर जो जितने भी तरल अपशिष्ट हैं, चाहे वो आपके भोजन के अपशिष्ट हों या अन्य हो जाएंगे, तरल अपशिष्ट हो जाएंगे, ठोस अपशिष्ट हो जाएंगे, उनको अगर डिस्पोज करना हम सीख जाएंगे, घर की स्वच्छता रहेंगे, आसपास की जो है स्वच्छता को बनाए रखेंगे, तो उससे भी बीमारियां कम से कम फैलेंगी। साथ ही साथ स्वच्छता एवं शौचालयों को बनाने में, उनको स्वच्छ रखने में भी जो है उपाय किए जाने चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण, जो टीका लगवाने योग्य सभी बच्चों को टीका अवश्य लगवाना चाहिए, राइट, अर्थात टीकाकरण में जानकारी देनी चाहिए और हमारे परिवार में आसपास में जितने भी बच्चे हैं उनको टीका अवश्य लगवाना चाहिए, चाहे वो डीपीटी का हो, बीसीजी का हो, खसरे का हो या कोरोना का हो। इसके साथ ही सामुदायिक स्तर पर विभिन्न रोगों के विरुद्ध टीकाकरण की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए। अभी भी दुनिया के कई देश हैं जो कि वैक्सीन का विरोध करते हैं, जबकि वैक्सीन तो एक तरीके से महामारी से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रभावी हथियार होता है। तो जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा या जितने भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे अगर उनको फॉलो किया जाएगा तो उससे उस बीमारी के नियंत्रण में बहुत अच्छे से जागरूकता मिलेगी, राइट। इसके साथ ही जो है बच्चों को भी प्रतिरक्षी टीका लगवाना चाहिए। इसके साथ ही आगे का जो अगर पॉइंट है, एक तरीके से हमने देखा है यहाँ पर किसी भी महामारी के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रशासन के स्तर पर भी हम जो है 3-4 चीज़ें जो है लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी क्षेत्र में बीमारी फैल रही है
तो वहाँ पर जो है जांच को बढ़ाना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो जिस क्षेत्र में भी बीमारी फैल रही है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सैंपल्स कलेक्ट करके जांच होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो संक्रमण दर है, कितनी संक्रमण दर है, और इन सब के बारे में जो है जानकारी मिल सके। तो जितनी ज़्यादा जांच होंगी उससे संक्रमण दर क्या है, राइट, किस पैथोजन के कारण जो संक्रामक बीमारी फैल रही है, कौन सा वेरिएंट है, इन सब की जानकारी मिलेगी तो उस तरीके से जो है प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है, राइट। फिर जो जितने भी संक्रामक बीमारियां हैं उनको जेनेटिकली भी पहचानना चाहिए, ताकि वो किस वेरिएंट का है वो भी पता लग सके, राइट। साथ ही साथ जो जानकारी है, जानकारी को लोगों को जो है उपलब्ध करानी चाहिए, राइट, और साथ ही साथ शासन को, ताकि वो बीमारी एक क्षेत्र से ना फैले। अगर हम देखें तो चाइना पर आज भी ये आरोप लगे हैं कि चाइना ने समय रहते हुए अन्य वैश्विक समुदाय को कोरोना के बारे में नहीं बताया। अगर चाइना पहले ही बता देता कि चाइना में एक कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, अगर बाकी के देशों को बता देता तो समय रहते अगर जो है इंतजाम कर लिए जाते वो बीमारी अन्य देशों में नहीं फैलती, राइट। तो जैसे ही जानकारी है उसको लोगों को जो है बताना चाहिए, राइट। और यहाँ पर जो WHO है, हमने देखा था कि WHO के जो है कंट्री ऑफिसेज होते हैं, और जो कंट्री ऑफिसेज होते हैं वो WHO और उस देश के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन के सेंटर होते हैं। तो अगर किसी भी देश में या किसी भी राज्य में कोई भी संक्रमण बीमारी फैलती है तो WHO के माध्यम से उस बीमारी को जो है एंडेमिक या पेंडेमिक घोषित कर देना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जानकारी WHO को जरूर देना चाहिए, ताकि WHO अपने सदस्य राष्ट्रों को उस बीमारी से बचने के जो जितने भी उपाय हैं उनके बारे में जागरूकता दे सके, राइट। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो एक तो ये सामान्य जानकारी हो जाएगी, और डिटेल में अगर हम देखें तो जो WHO के हमने कार्यों को पढ़ा है, राइट, तो WHO के कार्यों में भी कैसे संक्रमण बीमारियों को रोका जा सकता है, इसको भी हम WTO वाले जो लेक्चर हैं उसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो पेपर सेकेंड का पार्ट बी की यूनिट 5 है उसमें भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इन विशिष्ट उपायों के द्वारा भी संक्रमण को रोका जा सकता है, महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो संक्रामक बीमारियां हैं जो कि विभिन्न प्रकार के वाहकों से फैलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।